सिर्फ कुछ साल पहले एक स्टार्टअप लॉन्च होता है और कुछ ही वक्त में पूरे इंडिया को 10 मिनट डिलीवरी की आदत लगा देता है। लोगों को लगने लगा कि किराने की दुकान तक जाना शायद अब जरूरी नहीं रहा, बस फोन निकालो, ऑर्डर करो और कुछ ही मिनट में सामान आपके घर पर पहुंच जाता है। इस स्टार्टअप ने इतनी तेजी से ग्रोथ की कि कुछ ही सालों में ये इंडिया के सबसे बड़े स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज में शामिल हो गया। लेकिन इतनी तेजी से आगे बढ़ने के बाद भी सब कुछ उतना परफेक्ट नहीं था जितना दिख रहा था। फिर वक्त के साथ एक के बाद एक ऐसी चीजें सामने आने लगी जिसने पूरी पिक्चर को ही चेंज कर दिया। कंपनी लगातार भारी लॉसेस का सामना करने लगी, कस्टमर्स का भरोसा डगमगाने लगा और इन्वेस्टर्स भी इसके फ्यूचर को लेकर सवाल उठाने लगे। क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का शोर है या फिर वाकई ज़ेप्टो ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से कंपनी लगातार लॉसेस कर रही है और धीरे धीरे अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट भी खोती जा रही है। और इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ज़ेप्टो इतनी तेजी से इतना बड़ा कैसे बना। साल 2021 कोविड पेंडेमिक के दौरान जब ज्यादातर लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे थे, तब आदित्य पालीचा और केवलिया वोरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद एक ऐसे स्टार्टअप पर काम कर रहे थे जो उस वक्त काफी एस्पायरिंग लग रहा था और उनका ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल क्लियर था कि 10 मिनट के अंदर ग्रोसरीज और डेली एसेंशियल्स को कस्टमर्स तक पहुंचाना है। और उस टाइम पर भारत के अंदर क्विक कॉमर्स मार्केट भी तेजी से ग्रो कर रहा था। लेकिन ज़ेप्टो ने सिर्फ इस ट्रेंड का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने स्पीड को ही अपनी सबसे बड़ी पहचान बना दी और नियर बाय डार्क स्टोर्स की मदद से कंपनी बहुत कम टाइम में ही ऑर्डर्स को कस्टमर्स तक पहुँचाने लगी और देखते देखते ऑर्डर्स और कस्टमर्स तेजी से बढ़ने लगे और यहीं से ज़ेप्टो की ग्रोथ की शुरुआत होने लगी। और कंपनी की बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए इन्वेस्टर्स का भरोसा भी तेजी से मजबूत होता गया और कंपनी को फंडिंग भी लगातार मिलती रही। और अगस्त 2023 तक ज़ेप्टो $1.4 बिलियन वैल्यूएशन के साथ यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुका था। इसके बाद कंपनी ने और भी ज्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ज़ेप्टो अब तक $2.3 बिलियन से ज्यादा फंडिंग रेज कर चुका है और उसकी वैल्यूएशन लगभग $7 बिलियन तक पहुँच चुकी है। आज ज़ेप्टो हर दिन करीब 25 लाख ऑर्डर्स प्रोसेस करता है और देश भर में उसके 1000 से ज्यादा डार्क स्टोर्स का नेटवर्क है। इतने ही नहीं, लगभग 4.9 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हर रोज उसके ऐप का इस्तेमाल करते हैं। बाहर से देखो तो ये परफेक्ट स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी लगती है। यंग फाउंडर्स, $बिलियन वैल्यूएशन, लाखों डेली ऑर्डर्स, मिलियंस ऑफ एक्टिव यूजर्स और हर तरफ सिर्फ एक ही नाम, ज़ेप्टो। लेकिन इस पूरी सक्सेस स्टोरी में एक सवाल ऐसा था जिस पर उस टाइम बहुत कम लोगों का ही ध्यान गया था। देखिए, कंपनी हर तरफ से ग्रोथ तो कर रही थी लेकिन एक चीज अचीव नहीं कर पा रही थी और वो था प्रॉफिट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी की ग्रोथ बाहर से तो इम्प्रेसिव लग रही थी लेकिन अंदर से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 में ज़ेप्टो का सेल्स रेवेन्यू लगभग 129% बढ़कर 9,668 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन इसी फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने करीब 3,367 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया। यानी कि कंपनी का रेवेन्यू तो तेजी से बढ़ रहा था लेकिन उससे भी तेजी से कंपनी का कैश बर्न बढ़ रहा था और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी ज़ेप्टो का बिजनेस मॉडल। देखिए, हर ऑर्डर को कुछ ही मिनट में डिलीवर करने के लिए कंपनी को हर एरिया के पास डार्क स्टोर्स चलाने पड़ते हैं और हर नए डार्क स्टोर्स के साथ रेंट, इन्वेंट्री, एम्प्लॉय सैलरीज, टेक्नोलॉजी और डिलीवरी ऑपरेशन जैसे खर्च भी जुड़ जाते हैं। और अगर किसी लोकेशन से एक्सपेक्टेड ऑर्डर न आए तो वही डार्क स्टोर कंपनी को प्रॉफिट देने की जगह लगातार एक्सपेंस की वजह बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने लगातार एक्सपेंशन की स्पीड तेजी रखी, उसे कम नहीं की और फिर कंपनी टियर 1 सिटीज के बाद टियर 2 और टियर 3 मार्केट्स में भी एग्रेसिवली एक्सपांड करने लगी और मकसद एक ही था कि हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचना है। लेकिन हर मार्केट का डिमांड पैटर्न एक जैसा नहीं था। कई जगह ऑर्डर्स उतनी तेजी से नहीं बढ़े जितनी उम्मीद की गई थी। नतीजा ये हुआ कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा था लेकिन प्रॉफिट उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ पाया और जब लॉसेस लगातार बढ़ने लगे तो इन्वेस्टर्स का प्रेशर भी बढ़ता चला गया। अब उनके लिए सिर्फ फास्ट ग्रोथ काफी नहीं थी, वो देखना चाहते थे कि कंपनी कब और कैसे सस्टेनेबल प्रॉफिट कमा पाएगी। और इसी बढ़ते हुए प्रेशर के बीच में कंपनी ने कुछ ऐसे डिसीजन लेने शुरू कर दिए जिन्होंने आगे चलकर कस्टमर के बीच सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट की। और अब धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का भरोसा ज़ेप्टो के ऊपर से उठने लगा और इसका असर नंबर्स के ऊपर तो नहीं बल्कि उन लोगों के ऊपर देखने को मिला जिनके दम पर ज़ेप्टो इतना बड़ा बना था और ये सभी ज़ेप्टो के खुद के कस्टमर्स थे। देखिए, एक्स और रेडिट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज़ेप्टो को लेकर काफी सारी कंप्लेंट्स और एलिगेशन तेजी से बढ़ने लगे थे और यहाँ पर सबसे ज्यादा कंप्लेंट ज़ेप्टो
पास को लेकर थी, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कस्टमर्स का ये दावा था कि जेप्टो मेंबरशिप लेने के बाद भी उनको उस लेवल के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे जितने की उन्होंने उम्मीद की थी। और कई सारी यूजर्स ने ये भी कंप्लेन करी कि जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर मेंबर्स को स्पेशल सेविंग मिलनी चाहिए थी, वही सारे प्रोडक्ट नॉन मेंबर के मुकाबले ज्यादा महंगे मिल रहे थे। और कुछ कस्टमर्स के मुताबिक चेकआउट के वक्त दिखने वाला डिस्काउंट और फाइनल पेमेंट का अमाउंट मैच ही नहीं करता था, और इसी वजह से एडवर्टाइज्ड और एक्चुअल सेविंग को लेकर सवाल उठने लगे। और इसी सब के दौरान प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर भी कई सारे एलिगेशन सामने आए, जैसे कि कुछ यूजर्स ने क्लेम किया कि एक ही प्रोडक्ट अलग अलग कस्टमर को डिफरेंट प्राइसिंग के साथ दिखाए जा रहे हैं। और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में ये तक एलिगेशन लगाए कि आईफोन यूजर और एंड्रॉइड यूजर को एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइसिंग भी दिखाई जा रही है। और इन सभी क्लेम्स को यूनिवर्सली वेरीफाइड फैक्ट के रूप में अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ प्राइसिंग तक ही लिमिटेड नहीं रही, और कई सारे कस्टमर ने रिफंड डिले, डैमेज या एक्सपायर प्रोडक्ट और गलत आइटम डिलीवरी होने की भी कंप्लेन शेयर की। और यहाँ पर सिर्फ कस्टमर ने नहीं बल्कि डिलीवरी पार्टनर ने भी पेमेंट डिले, इंसेंटिव और बोनस को लेकर अपनी नाराजगी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाहिर की। और कई सारे राइडर्स ने भी अपनी पेमेंट और अपने इंसेंटिव को लेकर सवाल उठाए। लेकिन इन सभी कंप्लेंट्स और एलिगेशन को देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि अब लोगों का भरोसा जेप्टो के ऊपर से उठने लगा है, और कंपनी को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी थी। इसलिए अब कंपनी ने सोचा कि अब तो कुछ नया करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया जिसका नाम था जेप्टो कैफे। और यहाँ पर आइडिया सिर्फ ग्रोसरीज को बेचना नहीं था, बल्कि कॉफी, सैंडविच, मैगी और दूसरे क्विक मिल आइटम्स को सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर कस्टमर्स तक पहुंचाना था। इसलिए कंपनी ने अपने डार्क स्टोर्स को अपग्रेड किया और कुकिंग, हीटिंग और रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज ऐड की। और इस बिजनेस के लिए भी दबाकर हायरिंग की गई और जेप्टो की तरह ही बड़े लेवल पर इन्वेस्टिंग भी की गई। इस सब के बाद कंपनी के सामने एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो ऑर्डर्स थे वो एक सिंपल पेज के अंदर नहीं आ रहे थे, और इस मॉडल को चलाने का खर्चा भी लगातार बढ़ते जा रहा था। और इस सब का रिजल्ट ये निकला कि साल 2025 के अंदर कंपनी को अपने 44 आउटलेट्स को बंद करना पड़ा, जिससे 700 से भी ज्यादा गिग वर्कर्स अफेक्ट हुए। और आखिरकार ये एक्सपेरिमेंट भी कंपनी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। देखिए, अब तक कंपनी सिर्फ कस्टमर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बारी मार्केट को कन्विंस करने की थी, क्योंकि अब कंपनी अपना आईपीओ लाने की तैयारी में थी और उसने अपना कॉन्फिडेंशियल DRHP भी फाइल कर दिया था, और साथ ही साथ लिस्टिंग की भी तैयारी चल रही थी। लेकिन अब यहाँ से पूरी तस्वीर बदल गई, क्योंकि कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जेप्टो ने अपना आईपीओ 2 से 3 क्वार्टर के लिए पोस्टपोन कर दिया है, और अब कंपनी पहले प्री आईपीओ फंडिंग रेज करने की तैयारी में है। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर वैल्यूएशन को लेकर पहले से भी ज्यादा सतर्क नजर आ रही है, जिसकी वजह से कंपनी को अपना आईपीओ स्ट्रेटेजी दोबारा सोचनी पड़ सकती है। और जेप्टो के लिए चैलेंजेस सिर्फ आईपीओ तक ही लिमिटेड नहीं रहे, क्योंकि एक तरफ तो ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जैसे ब्रांड मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे थे, और दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट मिनट और अमेज़न भी एग्रेसिवली क्विक कॉमर्स के अंदर एक्सपांड कर रहे थे। और ऐसी सिचुएशन के अंदर कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज उसके लॉसेस नहीं बल्कि उसकी एक्सक्लूसिव ग्रोथ को सस्टेनेबल बिजनेस के अंदर बदलना बन जाता है। और अगर कंपनी आज भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस और एग्जीक्यूशन के बीच में एक सही बैलेंस बना पाती है तो कमबैक आज भी मुमकिन है। और अगर जेप्टो ये सब नहीं कर पाया है तो जेप्टो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सबसे बड़ी वार्निंग स्टोरी में से एक बन जाएगा। और वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या जेप्टो कभी आगे कमबैक कर भी पाएगा या फिर नहीं? मुझे नीचे कॉमेंट से बताइएगा, और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।